हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा थर्ड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन देखी है, रेडियस की, वेलोसिटी की, एटम का जो भी रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है उनका हमने कैलकुलेशन देखा है। उसके अलावा हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा है और काइनेटिक एनर्जी देखा है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं देखो क्या क्या होता है। मेरा रेडियस का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्टर। यूनिट हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और इसके आगे हमने वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसके आगे हमने क्या देखा था? एनर्जी। एनर्जी में पहले हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। ये कितना होता है? 13.6 सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होता इधर। ये कितना होगा? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है -13.6 इंटू 2 भी आता है मल्टीप्लाई में, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरी टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, which of the following have same radius as hydrogen first cell, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की जितनी रेडियस होती है वो उसके बराबर मेरी कौन कौन सी रेडियस है? मेरा पहले ऑप्शन है, देखो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है मेरा, फर्स्ट मेरा है n इक्वल टू 2, किसके लिए? Li 2 प्लस के लिए। सेकंड है मेरा, सेकंड है n इक्वल टू 2 Be 3 प्लस के लिए। सी है, या फिर थर्ड ऑप्शन मैं बोल सकता हूं n इक्वल टू 2 He प्लस के लिए, ठीक है। इन सब की मुझे रेडियस निकालनी है और बतानी है कि इनमें से कौन सी रेडियस हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस के बराबर होगी। ये मेरा सेल नंबर है, ये मेरा एटम है कि कौन कौन सा एटम है। और याद रखिए ये सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम। वो सॉल्व, चलो करते हैं। देखो पहले देखते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस होगी क्या। हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं उसको। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन फर्स्ट सेल रेडियस, फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। n की वैल्यू 1 रखूंगा, हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, तो कितनी आई? 0.53 एंगस्ट्रॉम। इतनी आनी चाहिए। इन तीनों में से किसकी आ रही है? तो मैं फर्स्ट चेक करता हूँ, 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा मुझे एक एक को। तो फर्स्ट में चेक करता हूँ। फर्स्ट क्या है मेरा? n इक्वल टू 2 Li 2 प्लस। तो इसके लिए लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा फॉर्मूला? इसके लिए लगाऊंगा तो मेरा बनेगा 0.53, n का वैल्यू मेरे को गिवन है 2, n का स्क्वायर है, उसको स्क्वायर कर देता हूं बाई z कितना होगा? 3। तो ये कितना बनेगा? 0.53 इंटू 4/3,
एंगस्ट्रम, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखो, अगला कौन सा, n इक्वल टू 2 BE 3+ के लिए, क्या ये होगा क्या? इसके लिए कैलकुलेट करो तो कितना होगा, 0.53। इसके लिए इसका वैल्यू मुझे दे रखा है 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर बाई बेरिलियम के लिए कितना होता है 4, तो नीचे रखता हूँ कितना 4, तो देखो 0.53 इंटू कितना बना 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रम। क्या ये वाला वैल्यू मेरी हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस के बराबर है क्या? बिल्कुल, ये दोनों बराबर है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखें हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस को हमेशा बोलते हैं बोहर फर्स्ट रेडियस, ठीक है। आपको कोई बोले बोहर की फर्स्ट रेडियस, तो उस रेफरेंस में हमें क्या समझना है, हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। ऐसे चाहे तो हम अगला भी निकाल सकते हैं, अगला मैच आई थिंक करे या ना करे, करके देख लेते हैं। देखो अगला सीधा लिखता हूं मैं 0.53, देखो n स्क्वायर बाई जेड, n का वैल्यू कितना है 2 2 to the 4 बाई जेड का वैल्यू हीलियम के लिए 2, तो कितना बना 0.53 इंटू 2, तो ये तो बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, चलिए एनर्जी के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन मेरा, आप लिखें क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of electron in n equal to 1, 2, 3, 4 of hydrogen atom, टोटल एनर्जी मुझे फाइंड करनी है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 में, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे टोटल एनर्जी पता करनी है, तो करें n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 में, हो गया। चलो करते हैं इसको भी सोल्व। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास है, कितना है n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, नेगेटिव है, सॉल्यूशन में फॉर n इक्वल टू 1, सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। n इक्वल टू 1 के लिए टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, z का वैल्यू 1 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी -13.6। अब देखो z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, z का वैल्यू हाइड्रोजन के केस में कितना होगा, हमेशा 1 होगा, 1 स्क्वायर बाई n का स्क्वायर, n इक्वल टू किसके लिए 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा -13.6 इंटू 1/4, तो ये आएगी अप्रोक्स आपके पास वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखो फॉर n इक्वल टू 3, टोटल एनर्जी क्या बनेगी मेरी, टोटल एनर्जी बनेगी मेरी -13.6 और z का वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 1 होगा, हमेशा 1 का स्क्वायर लिखना चाहो लिखो, नहीं छोड़ दो, अपॉन n का वैल्यू 3 स्क्वायर कितना बनेगा -13.6 इंटू 1/9, ये बनेगा 1.51 बनेगा, आई थिंक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अगला देखो, फॉर n इक्वल टू 4 के लिए टोटल एनर्जी देखो सेम कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। 3.61 बाई कितना 4 स्क्वायर, n इक्वल टू 4 के लिए कितना बनेगा 13.6 बाई 16 माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप से मैं n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 सबकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे क्या पता चलता है, पहली बात आपको ये याद करनी है सारी की सारी ये वैल्यूज, क्योंकि बार बार आप निकालने में बैठना है, एक बार निकाल लो खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। बार बार थोड़ी कैलकुलेट करने बैठेंगे, एक बार निकाल लो और याद करो इन वैल्यूज को। इन वैल्यूज को देख के मुझे क्या पता चल रहा है, इन वैल्यूज को देख के मुझे ये पता चल रहा है, इन वैल्यूज को देख के मुझे ये पता चल रहा है, देखो ये कितना 1, 2, 3 और ये 4th शेल सबसे बाहर वाला, ये उससे अंदर वाला। इनकी एनर्जीज लिखता हूं मैं एक बार तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो सबसे पहला फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है, फर्स्ट सेल की माइनस 13.6 कितनी है, माइनस 13.6 फर्स्ट सेल की एनर्जी। सेकंड सेल की एनर्जी, सेकंड सेल की एनर्जी माइनस 3.4। थर्ड सेल की एनर्जी कितनी है, माइनस का 1.51 और उससे अगले वाले की फोर्थ सेल की माइनस 0.85। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं, मेरी एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। देखो पहले नेगेटिव के अंदर घट रही है, मतलब ओवरऑल बढ़ रही है। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा, मेरी एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एक पॉइंट है, आप लिखना चाहें तो लिखें कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा मेरी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप इस डेटा के थ्रू भी देख सकते हैं चीज। चलो, तो ये था हमारा टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं हम प्लैंक थ्योरी या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही आसान चैप्टर है आपके लिए। चलो अगला लिखते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है ये समझते हैं। ये थ्योरी बोलती है कि मेरी कोई भी इंसिडेंट लाइट हो, ठीक है, कोई भी मेरी इंसिडेंट लाइट है वो हमेशा एक एनर्जी के पैकेट के रूप में आती है, ठीक है। जो मेरी इंसिडेंट लाइट है वो एक पार्टिकल है, ना कि एक वेव है, ठीक है। कि जो भी मेरी इंसिडेंट लाइट है वो हमेशा एक पार्टिकल के रूप में आती है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या बोलता हूं मैं, फोटोन या फिर क्वांटा, ठीक है। इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये मेरी कोई एक इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएशन बोल दो, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, ठीक है। तो इधर लिख सकता हूं मैं कि इंसिडेंट रे have small
एनर्जी पैकेट called फोटोन, या फिर इनको क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है। जो मेरी इंसिडेंट लाइट है वो एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में आती है, तो इस टाइप से हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा, और ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है। चलो इतनी बात ठीक है कि उन्होंने बोला कि जो मेरी लाइट है वो एक छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आती है, कोई पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो जब पार्टिकल्स होंगे तो उनकी एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो उनकी एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करते हैं E इक्वल टू एच म्यू, ये V नहीं है, म्यू है, E इक्वल टू एच म्यू, ये याद रखना है आपको। ये क्या है, ये है मेरी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि जो भी मेरा फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, या फिर इसको बोल देता हूं E इक्वल टू, ठीक है, और H इक्वल टू क्या होगा मेरा, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और मेरा म्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि जो भी मेरा फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू, एच क्या होगा मेरा प्लैंक कांस्टेंट, और ई क्या होगा उसकी एनर्जी, जो भी मेरा फोटोन आ रहा है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमको पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू, अरे यार म्यू, ये भी म्यू है, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये चीज मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या बनेगा मेरा, इसको भी आपको याद करना है। तो E इक्वल टू क्या बना, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैं फिर से लिख देता हूं, देखो एनर्जी वही है, एच भी वही है, सी क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा। ठीक है, और सी क्या होगी मेरी स्पीड ऑफ लाइट, बाकी सब बता दिया। लैम्डा, ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है आपका एक छोटा सा थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये बहुत ही यूजफुल थ्योरी है। इसका एप्लीकेशन अभी हम देखते हैं कि अगर कोई इसको फोटोन बोल रहा है, कोई इसको पार्टिकल बोल रहा है, कि कोई भी मेरी एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, उसको मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, तो इसका यूज क्या कर सकते हैं हम, है ना, इसका यूज हम कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो ये हो गया आपको पार्ट आपका। चलो आगे हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, वो क्या करता है, जो मेरा इंसिडेंट फोटोन है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेरा जो इंसिडेंट फोटोन है उसको एक पार्टिकल एज्यूम करके ही, मतलब उसको प्रोसेस किया गया। ठीक है, जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एज्यूम करता है कि मेरा जो पार्टिकल है, मेरा जो इंसिडेंट रे है वो एक पार्टिकल है, और उसी की बेस पर ये मेरा है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
सीधा हम समझते हैं। देखो वो क्या है, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो मैं मानता हूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक सरफेस है, कोई भी सरफेस, इसके ऊपर एक फोटोन आया फोटोन, मान लेते हैं ये क्या है मेरा इंसिडेंट रे। ये क्या मेरी इंसिडेंट रेट है, रे है, उसमें फोटोन है। ठीक है, एक चीज बताओ, यहाँ भी फोटोन्स होंगे, फोटोन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे सरफेस पे, क्योंकि मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल हो सकती है। ठीक है, मैं इसको सर्कल से शो कर दूं क्या इलेक्ट्रॉन को, मान लेते हैं ये मेरे सारे के सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन है, सरफेस के ऊपर घूम रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये आएगी सीधी और इन इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। ठीक है, तो जैसे इंसिडेंट रे आएगी इन इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे के अंदर क्या है एनर्जी है, तो कुछ जो फोटोन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उस एनर्जी को शो करने के लिए क्या करेंगे ये बाहर निकल जाएंगे और उस एनर्जी को शो करेंगे एज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वही मेरा क्या होता है इंसिडेंट रे, क्योंकि हमने अभी देखा प्लैंक थ्योरी में जो मेरा इंसिडेंट रे है वो एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से टक्कर होगी तो बाहर तो निकलेगा ही। ठीक है, हो सकता है निकले, हो सकता है ना भी निकले। ठीक है, उसके दो तीन केस है अलग अलग। ठीक है, तो यही मेरा देखो क्या होता है, जो ये वाला मेरा प्रोसेस है, मतलब ये मेरा फिनोमेना जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि कोई मेरी इंसिडेंट रे आती है, मेरी मेटल सरफेस से टकराती है और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल जाते हैं। यही मेरा जो प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं क्या बोलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो सरफेस है ये क्या है मेरी मेटल सरफेस। ठीक है, ये मेरी क्या है मेटल सरफेस है। ठीक है, और ये क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन है, और यहां से मान लेते हैं जंप करके कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा। ठीक है, तो ये मेरी इंसिडेंट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल गया। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए आप, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकले ये बात जरूरी है, कंपलसरी है या नहीं है? थोड़ा सोचे और इसका आंसर दे। क्या इंसिडेंट रे आएगी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना है, ये बात जरूरी है या नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगी? ऐसा भी हो सकता है क्या कि इंसिडेंट रे आई और इलेक्ट्रॉन निकले ही ना? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ा सोचे। देखो इसके हम केस बनाते हैं, इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम 3 केस बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, पहला केस में बात करते हैं, इंसिडेंट रे आ रही आई, इंसिडेंट रे यहां से मान लो आती है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे होते हैं। पहले केस की बात करते हैं कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर नहीं निकला। दूसरा केस पहले मैं बनाता हूं, पूरा बात बताता हूं आपको। ठीक है, पहले केस की बात करते हैं, मान लेते हैं पहले केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, इसको रीजन समझो थोड़ा सा कि निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इसके 3 केस हम लेके चलते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि फ्री है, ठीक है, ये किसी एटम का पार्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो रे मेरी आएगी तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी कितनी कम हो, एनर्जी हमने डिफाइन नहीं की अभी, इंसिडेंट रे की एनर्जी कितनी है, बस इतना बोल रहे हैं कि एनर्जी आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं एनर्जी बहुत कम है, तो बहुत कम है तो ये यहीं इलेक्ट्रॉन से टकरा के रह जाएगा क्योंकि बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, पहला केस। तो मान लेते हैं एनर्जी बहुत कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉट कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस।
बाकी हम इनको इनके सारे के सारे टर्म्स है वो भी देखेंगे कि इस चीज को बोलते क्या है, क्या है, इनमें कौन कौन सा टर्म्स यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये एनर्जी इतनी है कि बस इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलने ही वाला है। ये इंसिडेंट रे की एनर्जी इतनी है कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलने ही वाला है, लेकिन निकला नहीं है। थोड़ा सा एनर्जी और होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता। पहले केस में तो बहुत कम एनर्जी थी, दूसरे में एनर्जी मैंने थोड़ी बढ़ाई और एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन बस जस्ट बाहर निकलने ही वाला है, लेकिन निकला नहीं है। अगर निकलेगा नहीं तो मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड केस में कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एट मेटल सरफेस, कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बस मेटल सरफेस के ऊपर तक आ गया, बस निकलने वाला है, निकल नहीं रहा। लेकिन जो थर्ड केस है मेरा, थर्ड केस है, उसको मैं बना सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, तो इन दिस केस, photoelectric effect शो। ठीक है, कि उस केस में मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। लेकिन इस केस में देखो हो क्या रहा है कि मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है और वो इतना ज्यादा है रे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन सारे बॉन्ड आसपास किसी के साथ कनेक्टेड होगा, इन सबको तोड़ ताड़ के बाहर निकल गया। तो थर्ड केस में मेरा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। देखो अब इनमें हम कुछ टर्म्स हैं उनको हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। कम मतलब कितना कम, ज्यादा मतलब क्या, इनको हम टेक्निकल टर्म में बोलेंगे। कम ज्यादा तो हम इनको कभी बोलेंगे नहीं, तो इनके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन है। ठीक है, उसको हम वन बाय वन टर्म्स उन सबकी देखते हैं। सबसे पहली टर्म मैं देखता हूं, सबसे पहली टर्म है मेरी वर्क फंक्शन। सबसे पहली टर्म मेरी क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको मैं शो करता हूं फाइल से। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है मेरा कि मिनिमम एनर्जी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, कि उससे कम में काम नहीं चलेगा, उतनी एनर्जी तो मुझे देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, हर मेटल का एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता है कि हर मेटल का एक अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, कि हर मेटल के लिए अलग अलग एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी उस मेटल को हमें देनी ही पड़ेगी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मिनिमम एनर्जी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, फाई या फिर वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा था, इसमें एनर्जी बहुत कम थी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसमें एनर्जी थोड़ी बड़ी, इलेक्ट्रॉन बस जस्ट बराबर हो गया, जस्ट मतलब निकलने वाला, तो वही एनर्जी मेरी क्या होगी, फाई। यही एनर्जी मेरी क्या होगी, इसको मैं बोल सकता हूँ ये फाई वाला केस है कि मिनिमम इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, इससे जस्ट थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया मैं तो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल जाएगा। तो वही मेरा क्या होगा, फाई वाला केस ही है वो, कि मिनिमम मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, चलो तो इसको मैं लिखता हूं। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू
क्या था, क्या था, E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो और हमने पढ़ा क्या, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की मिनिमम कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। चलो ये मुझे मिनिमम करनी है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी वो जितनी कम होगी उतना कम मेरा ई नॉट होगा, मतलब इसको मैं मिनिमम कर दूंगा, इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम करनी है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, फाइव, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी। तो इसको कम करने के लिए मुझे इसको भी कम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी मिनिमम करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, फाइव, ई को मैं फिर लिख दूंगा फाइव इक्वल टू एच म्यू नोट। एच म्यू नोट क्या है मेरा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकता मैं, इतनी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव क्या होगा मेरा, बस इसी फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन है, कंफ्यूज मत होना ये, लेकिन ये मिनिमम के केस में बात की है, कम से कम एनर्जी को मैं क्या बोल दूंगा, फाइव। तो ये कम से कम होगा तो ये भी कम से कम होगा, ठीक है। तो इस फाइव को क्या बोलूंगा मैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ये बात समझ में आई, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं, इसको कम करना है तो मुझे इसको भी कम करना पड़ेगा, ठीक। और मेरी ये क्या हो जाएगी फिर, इसको मैं बोल सकता हूं वर्क फंक्शन फाइव हो गया, ये हो जाएगी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी, देखो वही चीज है जो घुमा फिरा के, इसमें कोई वो नहीं है। देखो मैं लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नॉट। ये भी वही मिनिमम के टर्म में बात करना है कि मुझे मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, खाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी मेरी एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो ये भी मिनिमम के टर्म में बात कर रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं, इसको मैं इसी टर्म में लिख दूं क्या, बस टर्म है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मैं लिख देता हूं, चलो फाइव इक्वल टू वही वाली चीज है म्यू नॉट। ये क्या है मेरी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो यहीं पे एक टर्म और आती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो इसको थोड़ा सा समझे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सिंबल में थोड़ी देर में लिखता हूं, देखो सिंबल कैसे लिखेंगे ये हम समझते हैं। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, म्यू, इधर लिखूं, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। म्यू क्या होता है मेरा, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लैम्डा क्या होगा मेरा, वेवलेंथ, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को पलट के ऐसे लिख दूं क्या, लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू, ऐसे लिख दूं, लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। अब चलो देखो थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहां भी थ्रेशोल्ड की बात कर रहा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी, म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी
टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मिनिमम मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। मतलब यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड की टर्म है, तो यहाँ पे मुझे नोट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो नीचे क्या आएगा, म्यू नोट। चलो अब देखो, म्यू नोट की वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि ये थ्रेशोल्ड है, नॉर्मल म्यू नोट नहीं है। म्यू नोट का मतलब ही होता है मिनिमम। अगर ये वैल्यू मेरी मिनिमम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, मेरी मैक्सिमम, क्योंकि सी तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू, ये बात समझ में आई। ये वैल्यू मेरी सबसे कम होगी तो ये वैल्यू मेरी सबसे ज्यादा होगी। इसको मैं कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू क्या है मेरी, म्यू नोट है, नॉर्मल म्यू नहीं है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये सबसे कम होगी तो ये सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, तो इसका देखो, ये थ्रेशोल्ड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इस बार मिनिमम नहीं है, इस बार मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी मैक्सिमम के टर्म्स में बात हो रही है। ये चीज ध्यान रखना, अभी मैक्सिमम के टर्म्स में बात हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आप नोट करें, उसके आगे चलते हैं। चलो, ये आपने नोट किया। देखो 3-4 टर्म है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो ये मिटा दें। अब एक बार हम वो जो तीनों केस थे उनको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे इन फॉर्मूला की टर्म्स में, कि किसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे क्या यूज हो रहा है। वो एकदम रफ आइडिया था आपको बताने के लिए। उसको मिटाई देते हैं। चलो स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। चलिए, चलो 3 केस थे हमारे पास, एक बार तीनों केस को फिर से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे विद फॉर्मूला। केस 1, केस 1 में क्या हो रहा था, इंसिडेंट लाइट थी मेरी और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ रहा। तो ये क्या है, मेरी मेटल सरफेस। ठीक है, ये क्या है, मेरी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसमें मेरा जो इलेक्ट्रॉन है तो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं कि जो वर्क फंक्शन है, देखो हर मेटल का एक वर्क फंक्शन हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना है, 5। मेटल के लिए 5 मान लेते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना है, 5। तो इस केस में देखो, इलेक्ट्रॉन नॉट कम आउट, इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर नहीं आ रहा, तो बाहर नहीं आ रहा तो क्या होगा, जो मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी होगी, इंसिडेंट रे की एनर्जी होगी, वो मेरी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। सोचे और आंसर दे। ऊपर सब कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर नहीं आ रहा, पहला केस है, इंसिडेंट रे है, मेटल सरफेस है, और जो मेटल का मेरा वर्क फंक्शन है वो क्या है, 5। तो आप इन दोनों में रिलेशन बताएं
कि मेरी इंसिडेंट रे की जो एनर्जी है वो मेरे वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो कम होगी वर्क फंक्शन से, कम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। अगर मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी अगर ज्यादा हुई वर्क फंक्शन से तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट केस है, इसमें मेरी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। ये वही मेरी सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे, यहीं पे वर्क फंक्शन क्या है मेरा, वर्क फंक्शन क्या है, फाई। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट एट मेटल सरफेस, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बस मेटल सरफेस के ऊपर तक आ चुका है, बस जस्ट निकलने ही वाला है। तो इस केस में क्या मेरी एनर्जी वर्क फंक्शन से बराबर होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी? जो मेरी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में आप रिलेशन बताएं कि क्या मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, कम होगी या फिर बराबर होगी? वर्क फंक्शन में आपको पढ़ा दिया है, क्या होता है वर्क फंक्शन कि मिनिमम एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी यही है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एट मेटल सरफेस के जस्ट ऊपर ही आ चुका है, बस निकलने वाला है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट बराबर होगी किसके, वर्क फंक्शन के। ये बात समझ में आई? चलो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं, केस 3। केस 3 क्या है? केस 3 भी वही है, ये मेरी मेटल सरफेस है, ठीक है। ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या है, मेरी मेटल सरफेस, ठीक है। ये मेरी मेटल सरफेस है। इसमें क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, कि इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ चुका है। तो मैं बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन मेरा मेटल सरफेस से बाहर आ चुका है। और यहाँ पे मेरा वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, फाई। इधर भी फाई था क्या? बिल्कुल, इधर भी मेरा फाई था। तो यहाँ पे बताइए ई और फाई में अंतर क्या है? ई समझ रहे हैं ना कि ई है क्या, मैं ई लिख रहा हूं बार बार। ई का मतलब है, लिख देता हूं उधर, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, कि जो मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो क्या है। अब बताइए, क्या मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, कम होगी या फिर बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल चुका है, बताइए। सीधी सी बात है यार, जो मेरी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, आई बात समझ में? तभी तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया है। तो ये देखो 3 केस है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, कब मेरी एनर्जी ज्यादा होगी, कब एनर्जी कम होगी। देखो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इनके लिए, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने की बात है कि एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर बस जस्ट सरफेस पे आ गया तो वर्क फंक्शन के बराबर होगी मेरी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो एनर्जी मेरी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है।
तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखना चाहूंगा मैं, एक फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। वो फॉर्मूला क्या है कि मेरी जो इंसिडेंट रे है इसकी कुछ एनर्जी थी, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है ये बताइए मुझे। वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है, कहाँ कहाँ यूज में है वो एनर्जी, थोड़ा सोचो और आंसर दो। देखो वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज में आई है, उसी से एक फॉर्मूला बनता है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मान लेते हैं ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये आई टकराई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल गया, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन क्या है 5। तो ये मेरी एनर्जी क्या है इसकी E। तो एनर्जी मेरी किस किस में यूज आई होगी, पहला काम तो एनर्जी ने क्या किया होगा, वर्क फंक्शन के बराबर काम किया होगा ताकि इलेक्ट्रॉन मेरा बस सरफेस तक आ जाए, ठीक है। पहला काम तो उस एनर्जी ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम किया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बस जस्ट मेरा बाहर निकल जाए। उसके बाद में जो भी और एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही है वो एनर्जी किसमें चेंज हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में भागने लगेगा बाहर, ठीक है, जैसे भागने लगेगा तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो मेरी एनर्जी है, ये जो मेरी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, ई, इंसिडेंट एनर्जी, इक्वल टू मैं लिख सकता हूं किस किस में यूज हुई होगी, पहली तो 5 में, वर्क फंक्शन के बराबर तो काम करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता। और हमने क्या बोला है, इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे की एनर्जी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, E इक्वल टू 5 प्लस 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 करके क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये याद रखो, अभी मैं बताता हूं यहां पे मैंने मैक्स क्यों लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों लिखा है। एक चीज बताओ मुझे, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मान लेते हैं मेरी इंसिडेंट रे की एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट रे की एनर्जी कितनी है, सपोज मान लेता हूं 10 है, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहा है उसकी एनर्जी है सपोज 5, ठीक है, और मेरा जो वर्क फंक्शन है 5 वो कितना है, सपोज मैं मान लेता हूं 3 है, वो कितना है 3। तो यहां पे देखो 10 एनर्जी मेरे पास आई, जिसमें से 3 तो खर्च हो गई किसमें, 3 तो खर्च हो गई किसमें, वर्क फंक्शन में, और 5 लेके कौन भाग गया, इलेक्ट्रॉन, 5 लेके कौन भाग गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 मेरे पास टोटल थी, इसमें से -3 तो किसने ले ली, वर्क फंक्शन ने 3 ने कम कर दी, मतलब वर्क फंक्शन के लिए 3 कम कर दिया, और इलेक्ट्रॉन कितने लेके भाग गया 5। तो टोटल कितना बचा मेरे पास 2। ये 2 एनर्जी कहां निकल गई, ये 2 एनर्जी का लॉस हो गया, 2 एनर्जी का लॉस हो गया। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ था, वो इधर उधर कहीं टकराया होगा, बाहर निकालने के लिए थोड़ा मशक्कत किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा 2 एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरी ये एनर्जी इसके बराबर आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा समझो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, वही मान लेते हैं इंसिडेंट की एनर्जी 10 है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसकी एनर्जी है 7, और मेरा वर्क फंक्शन 5 है, वो कितना है 3। इस केस में बताओ क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी 7 से ज्यादा हो सकती है क्या कभी भी, इस केस में बताओ क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी 7 से ज्यादा हो सकती है क्या कभी भी। देखो 10 एनर्जी मेरी इंसिडेंट रे की है, जिनमें से 3 खर्चा होनी है फिक्स है, वर्क फंक्शन की 3 तो खर्च होगी, बची कितनी 7, और पूरी की पूरी 7 मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम है। तो मेरी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है या तो इतनी होगी मेरी मैक्सिमम एनर्जी, या इससे थोड़ी कम होगी, ठीक है, या तो उतनी होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर, या उससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो उस केस में मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा हूं, ठीक है, मैक्स बोल सकता हूं। अगर मान लो लॉस हो गया तो फिर ये वाला काम नहीं ना करेगा, ठीक है, उस केस में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कितना मेरा लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी, इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी मुझे मैक्सिमम ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ लॉस हुआ होगा तो वो भी फिर मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एक और चीज लिख सकता हूँ,
E इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और फाई क्या होता है, मेरा वर्क फंक्शन होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये भी पढ़ा था क्या, तो इसको और चेंज कर लेते हैं, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये चीज आपको याद करनी है। E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और वर्क फंक्शन भी क्या है मेरा, एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड के टर्म्स में है। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और उसी को मैं चेंज करके इस फॉर्मूला की हेल्प से एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसकी है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। बाकी हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।